सर एक दो प्रैक्टिस किए थे, ज़्यादा नहीं। अभी स्कूल में टेस्ट एक और दिया था, अच्छा। उसी का है। हम्म। तो क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना तुम्हें। हाँ हाँ, जो आपने मार्क करवाए थे ना क्वेश्चंस, हम्म। कर लूँगी अभी। तो लास्ट टाइम हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कर रहे थे ना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। So there are some rules to identify significant figures or significant digits in a given number. लिखो रूल नंबर वन। Rule number one is all non-zero digits, all non-zero digits in a given number are significant. All non-zero digits are significant. For example, if I write some number 247591 or another number 529 or another number 6892 or another number 11, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जो मैंने पहले नंबर लिखा है इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स वुड बी 6। जितने भी उसमें डिजिट्स हैं नंबर में, गिवन नंबर में, सारी की सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। नेक्स्ट वाले में कितनी होंगी? 3। इससे अगले वाले में कितनी होंगी? 4। और उसके नेक्स्ट वाले में कितनी होंगी? 2। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट इज द रूल नंबर वन। नेक्स्ट, रूल टू। zeros after zeros after non zero digits are not significant. Zeros after non zero digits are not significant. So second rule is zeros after non zero digits are not significant. क्या हुआ सिया? थोड़ा लेट हो गई। तुम कहाँ पे रहती हो? अच्छा। So zeros after non-zero digits are not significant. लिख लो ये दो, एक ही दो ही चीजें हमने की हैं। किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं उसका हम रूल लिख रहे हैं। अनन्या, अगर वो क्लास ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या वो वाले पहले ले लेते शायद तुम कर लेती उसको भी नहीं। हाँ सर, प्रॉब्लली हो जाता है। चलो कोई नहीं, अब अगली बार से ध्यान रखना, जब भी कोई टेस्ट होगा वो पहले से ही पता लग जाएगा तो हम पहले एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे उसकी।
Okay. तो अगर किसी नंबर में जीरोस आ रहे हैं डिजिट्स के बाद, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, वो इनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे कि मान लो 279000 और 51487000 और 81 × 10⁻⁶। तो यहाँ पे तुम देखोगे पहले नंबर में दो जीरो आ रहे हैं ना, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसमें? सिर्फ तीन। जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इस चैप्टर में कोई फेल तो नहीं हुआ होगा ना, कम से कम? तो इजी चैप्टर है फिर भी। सर आई थिंक हुए हैं लोग कुछ हम्म। फेल। यस सर। इतने महान लोग भी हैं। वो अभी मस्ती में है ना, 10th का रिजल्ट आया, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, तो सोचा होगा ठीक है ऐसे ही हो जाएगा ये तो। बट फिजिक्स में थोड़ा यू नीड टू बी केयरफुल, राइट फ्रॉम द गो वर्ड यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट में बताओ, अक्षता कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5. हम्म। 5. 5। और उसके अगले में 2. 2। सो 10 की पावर जो होती है ना, वो भी इनसिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। तो जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। तो लास्ट टाइम ने किया था ना, डिसिग्निफिकेंट फिगर का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच द ऑब्जर्वेशन इज रिलायबल, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिया, तुम्हारा तो अभी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है स्कूल में? हाँ, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अगली क्लास में शुरू कर देंगे, फिर तुम एक दिन एक्स्ट्रा क्लास में कर लेना मेरे साथ, है ना? सो दैट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, क्योंकि नॉर्मल क्लास में हम थोड़ा स्लो चलेंगे बिकॉज बहुत सारा डिटेल में करेंगे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड द स्कूल वाले तो दे रश। रूल नंबर 3 क्या है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, लिख लो। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। zeros between non-zero digits are always significant. मान लो हमें कोई नंबर दिया हुआ है 507800889000921015020000। बताओ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। हाँ, राइट। बिकॉज जो जीरोज आ रहे हैं नॉन जीरो के बीच में, ये सारे सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अनन्या। सर 7। नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज जीरोस नहीं होंगे सिग्निफिकेंट। परफेक्ट। अक्षता, अगला बताओ। 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। तो ये रूल यहाँ तक तुम्हें समझ में आ चुके हैं अब, है ना? नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स नेवर सिग्निफिकेंट, जीरोस इन बिटवीन ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल इस तरह से है कि जीरोस आफ्टर डेसिमल
और ऑलवेज सिग्निफिकेंट इफ प्रीसीडेड बाय नॉन जीरो डिजिट. लिखो zeros after decimal. Zeros after decimal are significant. Zeros after decimal are significant if preceded by a non-zero digit. If preceded by non-zero digit. जैसे मैं लिखता हूं से a number 2.00 और 504.0000 और 7020.00, या फिर मैं लिखता हूँ 0.002 000. तो एक बार रूल पढ़ो और मुझे बताओ इन में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. पहले वाले में कितनी है अक्षिता? 3. बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो सिग्निफिकेंट है प्रीसीड बाय नॉन जीरो डिजिट. 3 हो गया. नेक्स्ट वाले में 3. 3. नहीं, सॉरी, 3 नहीं है. 7. क्या बात कर रही हो, ऐसे मत बोलो. सर भूल गई. नींद आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं सर, वो 4 को 0 क्या? समझ लिया मैंने. नहीं 7 ही होंगे बिकॉज जीरो बिटवीन नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं. नो नो जीरोज सर, वो 4 को डेसिमल के मैंने बाद 0 सिग्निफिकेंट इफ प्रीसीड बाय नॉन जीरो डिजिट. गलत पढ़ दिया सर. तो 7 होगा. सही है. सही तो बोल रही हो. नेक्स्ट वाले में सर 3. नहीं, सारे सिग्निफिकेंट हैं. सर सारे क्यों मतलब सिग्निफिकेंट है, 0 प्रीसीडेड आगे. बाय का मतलब नहीं इमीडिएटली प्रीसीड होना चाहिए, नेक्स्ट आगे भी आ सकता है. मतलब इस डेसिमल के पहले यहाँ जीरो आ रहा है लेकिन उससे पहले तो सिग्निफिक वो है ना नॉन जीरो डिजिट. तो सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं ये. नेक्स्ट वाला देखो अब. लास्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अनन्या? सर 4। यस, ये 4 सिग्निफिकेंट हैं बिकॉज इन तीनों के पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है. और ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज इनके पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है. इन दो जीरो के पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. ये आगे वाले सिग्निफिकेंट है. 4. तो अब कुछ क्लियर हुआ अक्षिता सिग्निफिकेंट फिगर्स का? अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है? सर ठीक है सर. एक बुक में न्यूटन में लिखा था, रुको एक बताओ. सेकंड चेक करनी है मुझे. दाना. तो उसमें तो ये भी आ रहा होगा, ये वाला चैप्टर भी तो करा दिया तुम्हें स्कूल में. ये वाला चैप्टर भी तो हो चुका है तुम्हारा. ये भी आएगा, वो भी आएगा है ना मोशन वाले. तुम्हारा स्कूल तो वही है ना सेक्टर 50 के पास. ओ 46 वाला है. वो जो थाना पड़ता है उसके पास में तो है. हाँ तो अच्छा, अच्छा थाने का नाम सेक्टर 50 है. करेक्ट. तो ये वाले क्वेश्चन तो सारे कर किए पिछले जो बताए थे. मिला डाउट अक्षिता? सर नहीं, अब समझ आ गया. कल वो मैम से भी पूछा था, तब मैम भी कंफ्यूज हो रखी थी, बट तुम लोग ऐसे ही डरा देते हो टीचर्स को, कोई कंफ्यूज कर देते हो. चलो अब क्या होता है कि जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं
तो फाइनल आंसर हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर द लीस्ट अमंग ऑल द क्वांटिटीज गिवन. लिखो, रूल लिखो. इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, in multiplication and division, final answer is to be rounded off, to have least number of significant figures as among the given numbers, as among the given numbers which are multiplied or divided. इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं. सपोज मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 249 से और डिवाइड किया सपोज 3 से. 3 से डिवाइड किया. जरा पूरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है. 2 into 2 49/3 करके बताओ क्या आ रहा है. या ऐसे करते हैं, इसको 31 ले लेता हूँ. पूरा सॉल्व करो बढ़िया से नॉर्मल मेथड से अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड टेल मी द आंसर. क्या आ रहा है. अक्षता बोलो. अनन्या बताओ. सर 16.06। अक्षय तुम्हारा कितना आ रहा है. सर उतना ही आ रहा है। उतना ही आ रहा है. क्या बात करें, इनका तो दोनों का गलत है. तुमने भी हम्म, इनकी बात मान ली. नहीं नहीं सर, किया तुमने. 16.06 ही आ रहा है। चलो मान लेते हैं 16.06 आ रहा है. अब मुझे बताओ, जो 3 नंबर मैंने तुम्हें दिए हैं कैलकुलेशन में, उनमें 2 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है. 1. 1 249 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है. 3. 3 31 का कितना है. 2. तो अमंग दीज नंबर्स लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ. 2 कैसी बातें कर रहे हो. 2 का मतलब 1 मतलब 1 हुआ ना. दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. मतलब हमारा फाइनल आंसर हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो 16.06 में अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है. 4. 16.06 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं अभी इस मोमेंट पे. तो तुम इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. कितनी फिगर तक. 1 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो 16.06 को राउंड ऑफ करो इन सच ए वे दैट यू हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट. बताओ क्या आंसर होगा. रा- तो सिया बोल रही है 16.7. तुम बताओ अक्षिता. 06 को तुम 16.7 कैसे बना दोगी. अक्षिता बोलो. सर तो इसमें तो 16.06 को 3 राउंड ऑफ. सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ना। और वैसे भी राउंडिंग ऑफ गलत किया ना इसने. 0.06 का राउंड ऑफ करके तो 0.0 ही आएगा ना. या 0.1 आ सकता है. 16.1 आ सकता है ना. हाँ, 7 नहीं होगा। हाँ. 7 तो तब आएगा जब यहाँ पे 6 होता. हाँ तुम बताओ अक्षिता. ये आंसर सही नहीं है बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है इसमें. अक्षिता का मंडे एग्जाम में बताएगी बिल्कुल सही. सर सिग्निफिकेंट फिगर्स ही तो नहीं आ रहा सर, अरे और तो अरे अभी तो बताएगी राउंड ऑफ कैसे. राउंडिंग ऑफ तो आता है ना. आता अनन्या है। तुम करो राउंड ऑफ. सर फिर 16 कर देंगे हम राउंड ऑफ करके, और इसको करना है तो। चलो तुम्हारा आंसर 16 है. अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हाँ, बताना मुझे. 2। फिर 2. 2 तो हो ही नहीं सकता. 1 होनी चाहिए. अनन्या.
फिर हमारे इसमें जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट का नॉन सिग्निफिकेंट, तो इससे कुछ मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। भाई 16.06 को इस तरह राउंड ऑफ करो, मतलब मेरे को एक ही डिजिट चाहिए ना। आई नीड ओनली वन डिजिट। ये मांगता है सिर्फ, ये नहीं चाहिए, सिर्फ वन बचना चाहिए। तो 1 in 6 आ रहा है, 6 5 से बड़ा है। तो जब जिस नंबर को तुम राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 से बड़ा होता है, तुम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग नंबर को इंक्रीज करते हैं। 1 चाहिए तुम्हें, इसको राउंड ऑफ करना है तुम्हें, सिर्फ इसको देखो। 6 को राउंड ऑफ करना है, 6 मोर देन 5 है। तो राउंडिंग ऑफ रूल ये होता है कि इफ ए नंबर इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट हैज टू बी इंक्रीज बाय 1। तो उसको 1 से तुम इंक्रीज कर दो, करो इंक्रीज। तो इसको जब 1 से इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा, 20। तो इसका राउंडिंग ऑफ हो गया, वो आएगा। सर मुझे समझ नहीं आया 20 कैसे आ गया। 16 को राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा। तो 20 आएगा, पर सर अभी अभी भी तो इसमें फिर दो। दो का है। सर कैलकुलेशंस के हाँ टाइम हम 16 को 20 थोड़ी ना बना कर सकते हैं। अरे भाई ये तो उसको मत जाओ कैलकुलेशन के हिसाब से। वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट रूल्स, डिजिट्स के रूल्स। तो अब इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1। बस आ गया आंसर। द फाइनल राउंडेड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बात समझ में आ गई। वी नीड टू, ये मत सोचो भाई 16 को 20 कैसे बना दिया, मुझे थोड़ी मार्क्स थोड़ी आए तुम्हारे जो 16 को 20 बढ़ाना, तुम खुश होगे फिर भी। तो 16 को अगर 10 करेंगे तब तुम्हें दुख होगा। अगर 14 को ये 14 पॉइंट समथिंग होता, तो फिर राउंड ऑफ करके उसको 10 कर देते हैं, वन सिग्निफिकेंट फिगर, तब थोड़ा दुख होता कि भाई 14 मार्क्स से 10 कर दिए। अनन्या का भी कितने हैं, 16 हैं। तो 16 के तो 20 हो जाते हैं वैसे, 20 मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही होगा। ठीक है। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया हुआ है कि तुम्हें रेडियस दे रखा है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, और तुम्हें उसका वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, एंड राइट योर आंसर विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? और ढूंढता हूँ मैं। क्वेश्चन 95 देखो। द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट आर दिस। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ देखो, यही है क्वेश्चन 95, यही है ना, द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस, यही है। कर लो ये।
लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, मतलब हाइट मान लो वो दे रखी है। तीनों को सेमी यूनिट में कन्वर्ट करना। एरिया क्यूबॉइड कितना होता है याद है तुम लोगों को? एंड वॉल्यूम कितना होता है? LBH। फर्स्ट पार्ट कर लो, सेकंड पार्ट घर पे कर लेना। और मेरे ख्याल से एक डायमेंशन इसमें मिलीमीटर में भी दे रखा है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लेना। सर, 2 मीटर दिए और 1 सेंटीमीटर हाँ, दिया। तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, ठीक है। करो सॉल्व। फर्स्ट पार्ट एरिया वाला पार्ट कर लो अभी, वॉल्यूम घर पे करना। यहाँ पे जो हाइट है वो थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। ठीक आएगा। क्या हो गंगेश, तुम लेट कैसे हुए आज? ऐसा ट्यूशन था अभी तक, सर ने लेट छोड़ा था। अच्छा अच्छा। हम क्वेश्चन 94 कर रहे थे। तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा पूरा मिस हो गया आज। वो तुम बाद में एक बार रिवाइज कर लेना ना क्लास के बाद, है ना। सर वो अभी टाइमिंग का थोड़ा ऐसे ही हो रहा, वो फिक्स नहीं हो पा रही कुछ, इस वजह से थोड़ा हो रहा हूँ।
नहीं, हमारा टाइम फिक्स रहेगा पूरे साल, नो चेंज। नहीं सर, आप करेगा वो ट्यूशन का। हाँ, तो 94 क्वेश्चन कर रहे हैं हम भी। 94 96, 94 है शायद। तो ये पहले कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इस वाले में 3 है। तो हमें फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो पहले नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो और देखो क्या आ रहा है। नॉर्मल कैलकुलेशन से क्या वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, वैसे एक ही बात है। हाँ, एंड में तुम उसको फिर 10,000 से डिवाइड कर लेना, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सर 8.72 8.72। मीटर स्क्वायर। और आगे 72 के आगे भी बताओ क्या डिजिट है। हम्म 72 के आगे क्या है। 720947 ओके, 8। 72094 काफ़ी है। अब इस मोमेंट पे जो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन की थी उसको मैंने लिखा। इसमें इस समय कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन अमंग द नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 हैं। तो वी नीड टू राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो तुम्हें यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, 3 प्लेसेस तक, यहाँ तक। तो इसको तुम्हें चॉप ऑफ करना है जीरो को। तो जीरो को तो नॉर्मल राउंड ऑफ कर दो कुछ। तो उसका जो प्रीसिंग डिजिट है ये वाला, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, है ना। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता तो 3 बन जाता, अगर ये 4 होता तो 2 रहता। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आंसर वुड बी 8.72 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें फाइनल आंसर को लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एक्सप्रेस करना होता है। नेक्स्ट रूल लिखो। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, इन addition and subtraction of numbers, the final result should have least number of significant least number of decimal places, least number of decimal places as among the given numbers। कहने का मतलब, अगर हम कई सारे नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा फाइनल आंसर में हमें उतनी डेसिमल प्लेसेस लेनी है जितने की उन सारे नंबर में लीस्ट है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई पर्टिकुलर लेंथ है एंड इट इज इक्वल टू 2.0 प्लस 3
37.894 और 3.779, ये हमें दे रखा है। 7798 मान लेते हैं। इन तीनों को ऐड करना है, तो जरा नॉर्मल एडिशन करना है एक बार। इसमें क्या आंसर आ रहा है? नॉर्मली इनको ऐड कर लो। 2.0, 37.894, 3.7798 दिखाई दे रहा है? 2.0, 37.894 और 3.7798। नॉर्मली ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? 43.6। यही आ रहा है सभी का, राइट? अब जरा देखो, जो पहला नंबर दिया हुआ है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक वन डेसिमल प्लेस। इसमें कितनी है? तीन। इसमें कितनी है? चार। तो हमारा फाइनल आंसर शुड कंटेन ओनली वन डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नहीं है। हमें सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, मतलब हमारा आंसर यहाँ तक होना चाहिए। मतलब किसको राउंड ऑफ करना है? चॉप ऑफ करना है, 7 को राउंड ऑफ करना है। तो यू नो द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। अगर नंबर 5 से बड़ा है और उसको तुम राउंड ऑफ कर रहे हो तो क्या होगा? प्रिसीडिंग नंबर को हमें एक से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 7 को हमें राउंड ऑफ करना है, चॉप ऑफ करना है, तो मतलब प्रिसीडिंग नंबर को हमें 1 से बढ़ाना पड़ेगा। 43.7 इज योर आंसर। इसमें एक डेसिमल प्लेस आ रहा है। समझ में आ गया अब? 95 भी कर लो असाइनमेंट का। कम 95। तो अभी नहीं किया था। हम्म। सर अभी तो क्वेश्चन अच्छा 96 करो, नाराज मत हुआ करो। 96 कर लो। सर हम्म। सर मुझे मिल नहीं रहा सर, कौन से उसमें है? एक बार बता दो। वो जो असाइनमेंट है ना अपना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, सर वो फिजिकल या सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी दी थी, तो हार्ड कॉपी भी दी थी, दोनों दिया है। हाँ सर, मतलब मैं पूछना बताऊँ। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ क्या था। क्वेश्चन है 96, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। मिला? या मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन का फोटो खींचता हूँ एंड आई विल शेयर, ग्रुप में डालता हूँ। अब कर लो इससे 96 क्वेश्चन। सर आंसर केजी में चाहिए या ग्राम में चाहिए, किसी जो में भी तुम्हारी बता। मर्जी है, तुम्हारा टेस्ट है ना, तो मैं छोड़ दिया। बट तुम्हें यहाँ पे डेसिमल वाला रूल फॉलो करना है। रूल हैज टू बी डेसिमल वाला। मतलब डेसिमल का रूल क्या है? अमंग द क्वांटिटीज जो लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल है उसमें हमें राउंड ऑफ करना है आंसर। हम्म। हम्म। हाँ, तो वापस सेम में क्वांटिटी में ले लो, या तो फिर ये- मतलब या तो केजी में ही ले लो। अच्छा,
देखो बॉक्स का मास कितना है, हमें टोटल मास चाहिए ना। बॉक्स का मास है 2.3, मतलब 1 डेसिमल प्लेस है। और गोल्ड पीसेस का मास है 20.15 प्लस 20.17, हाँ ये ग्राम में है। तो यू इधर कन्वर्ट दिस इनटू केजी और दिस इनटू ग्राम। क्या करना चाह रहे हो, उसको केजी ग्राम में कर रहे हो? तो ये अभी इसको मैं ग्राम में करने के लिए 1000 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मास हो गया 2300 प्लस ये ऐड कर लो, कितना हो गया 40.32। हम्म, हाँ। अब पूरा ऐड कर लो, 2340.32। ये भी ग्राम में आंसर आ रहा है। लेकिन जिसने इसको केजी में किया होगा उसका आंसर आ रहा होगा 2.34032 केजी। इज इट? ये आ रहा है, मैंने दोनों में कर लिया है, एक ग्राम में है दूसरा केजी में है। बस रूल क्या है? रूल ये है कि इट शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। तो हमारा आंसर एक डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर, अगर केजी में करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ तक होना चाहिए। और ग्राम में अगर करता हूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। हाँ। सो जिस भी यूनिट में तुम कर रहे हो वो रूल फॉलो करोगे। सो 23403, सॉरी 2340.3, बिकॉज 2 को चॉप ऑफ करना है, 2 तो 5 से छोटा होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा 2.3, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो ये नंबर सेम रहेगा, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। और दूसरा पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, किस किस का डिफरेंस, बॉक्स एंड, बट सर अगर हम उस अच्छा अच्छा अच्छा। केजी को हम्म। ग्राम में कन्वर्ट, इफ हम जैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर हम ऐड कर रहे हैं, तो हम मैक्स टू मैक्स 2 प्लेस नहीं लेंगे फिर नहीं डेसिमल नहीं का? नहीं, रूल वही रहेगा, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, इवन इफ इट्स इन केजी और उसके वो हाँ। यूनिट्स। दूसरा पूछना, डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ गोल्ड। तो मासेस ऑफ गोल्ड के बीच का डिफरेंस अगर पूछा है तो वो जाएगा 20.17 माइनस 20.15, दैट इज हाउ मच, 0.02। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस में 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आंसर आएगा। दोनों में दो दो डेस वही आंसर हो गया। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंस आ सकती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज। मान लो दो स्टूडेंट हैं एंड कोई गिवन, जैसे तुम एक्सपेरिमेंट करो बॉब का सिंपल पेंडुलम का, विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर तुम उसका डायमीटर मेजर करोगे। तो सपोज उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो तुम्हें बॉब दिया हुआ है इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट ए ने मेजर किया उसको 2.58 सेंटीमीटर, जबकि ने बी ने उसको मेजर किया ए ने उसको मेजर किया, मान लो 2.568 ले लेते हैं, ठीक है। और बी ने उसको मेजर किया 2.5।
एक मिनट इसको और इजी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मान लो इसने किया 2.678, 2.778, और इसने किया 2.6। ये मेजरमेंट किए दोनों ने, दो स्टूडेंट ने। अब मुझे बताओ कौन से स्टूडेंट का आंसर प्रिसाइज है और किसका आंसर एक्यूरेट है, या दोनों सेम है? एक्यूरेसी का मतलब हुआ एरर हैज टू बी द लीस्ट, मतलब जो तुम्हारा आंसर है शुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तुम्हारी ये है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। हाँ, प्रिसाइज का मतलब ये हुआ जैसे कोई लेंथ है, कोई आदमी उसको नॉर्मल एक स्केल से मेजर कर रहा है, उस स्केल में सिर्फ सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है, तो वह इसको 12 सेंटीमीटर मेजर करेगा। या इसी चीज़ को या तो उसको 2 सेंटीमीटर मेजर करेगा, 3 सेंटीमीटर करेगा। लेकिन जिसके पास एक स्केल है जिसमें कि मिलीमीटर भी है, तो उसको एग्जैक्ट 2.5 भी मेजर कर सकता है। तो एक्यूरेसी का मतलब तो ये होता है कि हाउ क्लोज योर आंसर इज, लिखो। एक्यूरेसी मीन्स, accuracy means how close is the given observation, how close is the given observation to the actual value. Closer the value, more accurate the answer, ठीक है। क्लोजर द वैल्यू, मोर एक्यूरेट द आंसर। तो 2.6 और 2.778 में 2.5 के क्लोजर कौन सा है? तो मतलब 2.6 ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज अगर मैं एरर देखूं, एरर कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस। इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर का, इसमें कितना एरर है, दिस माइनस दिस करके 0.278 का, तो इसमें एरर कम है ना, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इट्स मोर एक्यूरेट। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ए स्टूडेंट है उसने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको मेजर किया है, मतलब उसने बहुत प्रिसाइजली मेजर किया, हालांकि गलत किया बट प्रिसाइज किया है उसने। तो अगर जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, तो इसका मोर प्रिसाइज है। So precise means how many, more number of significant figures or decimal places you can say. So if number of significant figures are more, then we can say that it's more precise or more precision. जैसे हम किसी चीज को नॉर्मल स्केल से मेजर करें, दूसरा कोई इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करेगा, तो वर्नियर कैलिपर वाला दो 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 प्लेस ऑफ डेसिमल तक उसको आंसर कर सकता है, नॉर्मल स्केल वाला उसको एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर कर पाएगा। तो बात समझ में आ गई है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में? अक्षिता, तुम्हारा एग्जाम है मंडे, फुल चाहिए मेरे को। ठीक है गंगेश। तो प्रिसीजन का मतलब है कि तुम्हारा जो गिवन इंस्ट्रूमेंट जिससे तुम उसको मेजर कर रहे हो, उसका लीस्ट काउंट कितना ज़्यादा है, कितनी सी छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है। जबकि एक्यूरेसी का मतलब है जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो एक्यूरेट ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसमें डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, दैट इज एक्यूरेसी। तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हो तो प्रिसाइज भी होगा, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय, इसमें मिसप्रिंट है कुछ, ये तो इसमें तो मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये होना चाहिए इस तरह से, मतलब ये गिवन फॉर्मूला है जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमेंशन फॉर x, v इज वेलोसिटी, m नॉट, ये बेसिकली आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है फॉर्मूला। m नॉट होता है रेस्ट मास, ये रिलेटिविस्टिक मास होता है, v इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट,
क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव करती है विद वेरी हाई स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, उसका मास चेंज होता है, इंक्रीज करता है. दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. If a body moves a very high speed, closer to speed of light, its mass will not remain constant, it will increase. लेकिन हमें वो सारा नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डायमेंशनली एक्स क्या होना चाहिए. एक्स का डायमेंशन बताना है, एक्स का यूनिट एंड एक्स का डायमेंशन बताना है. तो इसमें तुम्हें वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है. यू हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखो, लेफ्ट साइड में मास है m, राइट साइड में न्यूमरेटर में मास है. तो सिंस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो 1 - v² / x टू द पावर हाफ क्या होना चाहिए? इट शुड बी डायमेंशनलेस. ये बात समझ में आ रही है? ये भी मास, ये भी मास. तो मास इक्वल टू मास हो गया, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन v² का डायमेंशन इज द सेम एज x का डायमेंशन. v क्या है? स्पीड. तो उसका डायमेंशन क्या होता है? LT - 1. तो x का डायमेंशन क्या हो गया? L2 T - 2. जैसे कि एक क्वेश्चन था, ये 38 क्वेश्चन जरा देखो. इसका बी पार्ट देखो. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 38 का बी पार्ट. वही स्टूडेंट ने कुछ मेजर किया, फॉर्मूला लिखा, लेकिन वो फॉर्मूले में कुछ लिखना भूल गया. सी लिखना भूल गया. तो तुम्हें ये बताना है सी कहाँ पे आएगा. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट. तो सेम लॉजिक लगेगा. वन डायमेंशनलेस है यहाँ पे, तो वन में जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. लेकिन अभी ये डायमेंशनलेस तो है नहीं, अभी इस मोमेंट पे ही है. इसकी तो स्पीड का डायमेंशन है. दैट मीन्स इसको मैं डायमेंशनलेस कैसे बनाओगे? c² से डिवाइड करके. तो द मिसिंग c शुड बी in the denominator of v², so it becomes dimensionless. इसका a पार्ट कैसे करोगे तुम? बताया था ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. तो इसमें g दे रखा है SI यूनिट में, उसको कन्वर्ट करना है CGS में. g हमें दे रखा है SI यूनिट में, कैपिटल G, और उसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में. g का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए. टू बी कन्वर्टेड इनटू CGS. g का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ अक्षता. किया था ना लास्ट क्लास में भी. f r² / m1 m2. अगर याद नहीं है तो यहाँ से डिराइव कर लो. हाँ, तो इसका आएगा m - 1 L3. नहीं, L3 आएगा, और T - 2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है.
फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाई m2 टू द पावर a, l1 बाई l2 टू द पावर b, t1 बाई t2 टू द पावर c। ये यूज करोगे। n1 हमें गिवन है 6.6 है, 6.67 है, जो भी देख लेना। मैंने बताया था इसमें याद करने का तरीका, जो गिवन होता है वो कहाँ आता है, न्यूमरेटर ऊपर आता है वो। तो मास हो जाएगा केजी, ए हो जाएगा -1, L1 हो जाएगा मीटर टू द पावर 3, टाइम हो जाएगा सेकेंड टू द पावर -2। नीचे क्या आएगा जो हमें, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेकेंड। ये तो कट जाएगा, इसको तुम कन्वर्ट कर लो। केजी को ग्राम में किया, ग्राम ग्राम कट जाएगा, पावर -1 है, ध्यान देना, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, की पावर 3। हम्म, कहाँ गया, गायब हो गया वो तो। वो गायब हो गया मेरे तो। एनीवेज, 6.6 10⁻11 था। पहला वाला क्या हो जाएगा, 10⁻³ ना, क्योंकि ऊपर पावर -1 थी। और नीचे दूसरा कितना हो गया, 10⁻²�3। देखो ये था। सिक्स, ठीक है। तो ये आ रहा है ना, तो ये कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा 6.67 10⁻⁸ इन CGS यूनिट्स। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिख लो, limitations of dimension analysis। क्या लिमिटेशन है, नंबर 1, हाँ, अनन्या बताओ जरा। So trigonometric functions, logarithms, हम्म। numbers, all cannot be used for all are dimensionless when we do dimensional analysis. हम्म। And so the formula might be dimensionally correct, but that doesn't necessarily mean it is actually correct. राइट, नंबर 1 लिखो, while deriving the formula, while deriving the formula, only those only those formula can be derived, only those formulas can be derived in which quantities are being multiplied or divided. That is, formulas involving addition and subtraction cannot be derived. Formulas involving addition and subtraction cannot be derived. जैसे मान लो तुम्हें ये डिराइव करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम डिराइव नहीं कर सकते बिकॉज बीच में प्लस साइन आ रहा है। तो दिस फॉर्मूला डायमेंशनली डिराइव नहीं हो सकता। सेकेंड लिमिटेशन लिखो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, if a physical quantity is dependent
is dependent on more than is dependent on more than three physical quantity, then its formula cannot be derived. Then its formula cannot be derived. बिकॉज केस में क्या हुआ, चार अननोन हो जाएंगे, चार पावर आ जाएंगी ना, इक्वेशन तुम्हारी तीन ही बनती है। ये इसका रीजन है। नेक्स्ट, a formula may be a formula may be dimensionally correct, but it may be otherwise incorrect. But it may be otherwise incorrect. Sir, can you repeat? A formula can be dimensionally correct, but it may be otherwise incorrect. जैसे मैं, इफ आई आस्क यू टेल मी कि भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? तो u इंटू टी भी लेंथ है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है। तो डायमेंशनली तो सही है बिल्कुल, तीनों टर्म्स लेंथ लेंथ है। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें हाफ मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशन तो करेक्ट है, बट अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। लेकिन फॉर्मूला तो गलत हो गया ना। डायमेंशन तो करेक्ट है ये, अगर कोई पूछे डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है तो करेक्ट है, बट इट डजेंट मीन दैट अदरवाइज ये करेक्ट है ना। चौथी बात, जैसे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट ईटा की पावर वन आर की पावर वन वी की पावर वन, हम डायमेंशनल फॉर्मूला तो डिराइव कर सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिराइव्ड। लिख लो, फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड बट dimensionless constant, but value of dimensionless constant, value of dimensionless constant cannot be found. And the last, कई बार क्या होता है फॉर्मूलेज में साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हाइट इन कैपिलरी का फॉर्मूला जो होता है 2s cos थीटा बाय रो आर जी होता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, किसी में लॉग फंक्शन आता है, किसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। तो formulas involving trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions cannot be derived. Formulas involving trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions cannot be derived. तो ड्रॉबैक आएंगे 3 मार्क के, तो कोई 3 4 तुम इसमें लिख के आ जाना, ठीक है। फिर अक्सर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज मास लेंथ एंड टाइम की जगह फंडामेंटल क्वांटिटी हमने चेंज कर दी। अभी तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम होता है ना। मान लो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी वर्क फोर्स एंड टाइम। मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर वर्क फोर्स एंड टाइम, देन दे आस्क यू टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर मास, डिराइव द फॉर्मूला फॉर लेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सपोज मान लो मेरे को मास का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मास हो जाएगा m की पावर 1 इक्वल्स टू w की पावर a, फोर्स की पावर b, और टाइम की पावर c। तो मास हो गया m0 m1 l0 t0। वर्क डन का क्या होता है m1 l2 t-2 टू द पावर a हो जाएगा। फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2 टू द पावर b, और t की पावर c हो गया। अब उसके बाद हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड में। मास की पावर 1 है, राइट में क्या है a प्लस बी,
है ना, ये और ये। फिर लेंथ की पावर 0, राइट में कितना है, 2a प्लस बी। फिर t की पावर 0, राइट में क्या है, -2a प्लस -2b प्लस c, ये आ रहा है। इनको सॉल्व करके तुम्हें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, कर लो जल्दी से। The fundamental units were work, force and time. What will be dimensions of mass length? तो जिसका निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखो, और जो गिवन है उनको ए बी सी ले लो राइट में। तो सेकंड इक्वेशन से बी निकाल के उसमें डाल दो, देखो क्या आ रहा है। बी कितना आ रहा है, -2a। तो 1 = a + b, की जगह -2a डाल दिया, ए आ गया -1। इसमें ए को -1 डाल दो तो बी कितना हो गया, 2। a-1 बी और 2 आ गया। इसको दोनों को थर्ड में डाल के सी निकाल लो। क्या रहा सी, -2a, 2 हो गया, -2b, 4 हो गया, सी की वैल्यू 2 आ गई। दैट मीन्स मास का डायमेंशन, मास का फॉर्मूला क्या हो गया, मास का डायमेंशन हो गया W⁻⁻1 F की पावर 2 एंड T की पावर 2। ये इसका आंसर आ गया। डू इट फॉर लेंथ ऑल्सो, लेंथ का भी कर लो सेम सेम मेथड से। लेंथ के लिए क्या करोगे, m0 L1 T0, W की पावर A, F की पावर B, T की पावर C। देखो क्या आता है। मास की कितनी पावर है, 0। लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 0। ये आएगा इस बार। A = -B है ना, इसमें डाल दो। B आ गया -1 है ना, A आ गया 1।
तो 0 = -2 + 2, सी की वैल्यू 0 आ रही है। A-1 B, A1 B-1 C0। तो क्या आंसर आ रहा है? लेंथ का फॉर्मूला बन गया W1F-1 T0। ठीक है। तो ये रिवाइज कर लेना सारा। ट्रिगो का मैं असाइनमेंट लाया था अक्षय, तो तुम्हारे लिए तुम कल ले लेना बस। कल ले लूँगी सर। कल मैथ्स में वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके। और कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना, वैसे पूछ लेना, है ना? ठीक है अच्छा सर। करना, ठीक है। हाँ सर। जो मैंने क्वेश्चन मार्क कराए थे वो सारे कर लेना, लेकिन तभी अच्छा होगा। ठीक है, अभी मैं ना मैथ्स का मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है। अरे तो मैथ्स तो बाद में हो मैथ्स जाएगा, का फिजिक्स। मैथ्स सर कब है तुम्हारा? मैथ्स का वेंसडे को है, लगातार पेपर है ना, तो मैथ्स में क्या क्या आ रहा है? सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड ट्रिगो। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रिगो शुरू ही नहीं की अभी तक। हम्म। रिलेशंस एंड फंक्शंस थोड़ा सा ही हुआ है, तो पीछे चल रही हूँ अभी। ठीक है, कोई बात तो पूछ लेना मेरे से फिर, है ना? ठीक है एंडिंग द सर। क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।